फोन लाइट से आँख खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ तो हमको नहीं लगता। चलिए अब शांत हो जाइए। देखिए इधर, पिछले क्लास में आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल समझ गए थे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल समझ गए थे, इंड सेंटर्ड भी शायद थोड़ा समझाए थे, लिखे आप नहीं थे। तो तीसरा हेडिंग डालेंगे, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। वो देखो, वो था अंतः केंद्रित, और ये क्या लिखा हुआ है, अंत केंद्रित। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं आएगा आगे पढ़ने के लिए, अभी बस डिफिनीशन बस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सी नंबर हेडिंग डालेंगे, अंत केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब याद कीजिए, इसके बारे में आपको बताया गया, यह एक ऐसी एकक कोशिका है जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर गेंद होता है और किसी भी दो विपरीत फलक के केंद्र में बॉल होता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ऐसी एकक कोशिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है, उसे अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब आपको फोटो बनाना पड़ेगा। बढ़े आगे। यहाँ पर एक फोटो बनेगा, फोटो हम बना रहे हैं, देखिए आप। परिभाषा में कुछ ज्यादा है नहीं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, बॉल कहाँ कहाँ रहेगा, आठों कॉर्नर पर। तो हम आठों कॉर्नर दिखा देते हैं। और बॉल कहाँ रहेगा, दो विपरीत फलक के बीचों बीच। जैसे आप ऊपर वाला फलक लेते हैं तो नीचे वाला लेना पड़ेगा, बगल वाला इधर लेते हैं बाएं तरफ वाला तो दाएं तरफ वाला। तो ऊपर वाला दिखाना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो फलक का बीचों बीच कैसे मिलेगा, जब दोनों डायगोनल को आपस में हम मिला दें। इस बीच में एक बॉल होना चाहिए और एक बॉल यहाँ होना चाहिए, इसके बीचों बीच। यहाँ भी दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ है और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ है। इसको हम बोलेंगे इंड सेंटर्ड, इसी से।
इस चैप्टर को एकदम आराम से पढ़ना है, कोई छटपटाहट नहीं, कोई धरफड़ी नहीं। कम कम पढ़िए लेकिन समझ के जाइए। और जिस मोड़ पर आप अभी हैं ना इस चैप्टर में, यहीं पर ये परेशान करता है, यहीं पर समझ में नहीं आती है बात आदमी को। मिटाएं इसको। मिटा रहे हैं इसको। अगला हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल सिस्टम, को बोलते हैं क्रिस्टल निकाय। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब आता है। यहाँ जो दो बात लिखा हुआ है, टोटल बेसिक यूनिट सेल 7 होता है, और जो ब्रावियास लेटिस होता है वो होता है टोटल 14। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 7 को कौन चीज होता है, और ये ब्रावियास जालक 14 को ये क्या होता है। यानी यहाँ तो हमको काम है, हमारा काम है समझाने का, हम समझा देंगे कि कुल मूल एकक कोष्टिका की संख्या 7 होती है, और उसके ब्राभ्यास जालक की संख्या 14 होती है। ये 7 क्या है 14 क्या है उसको हम समझेंगे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कुल एकक कोष्टिका की कुल संख्या कितनी होती है, क्या आंसर होगा 7। ब्राभ्यास जालक कितना होता है 14। लेकिन अभी हम ये नहीं समझे हैं कि मूल एकक कोष्टिका 7 को होता है, ये कौन चीज होता है 7, ये ब्राभ्यास जालक 14 होता है, ये क्या होता है। तो उन सब बातों को हम समझेंगे। पहले आप लिख लिए क्या, तो लिखिए। तो सबसे पहला हेडिंग आप डालिए क्रिस्टल निकाय। और क्रिस्टल निकाय हेडिंग डालने के बाद आप स्टार लगा के लिखिएगा मूल एकक कोष्टिका बराबर 7, और फिर लिखिएगा ब्राभ्यास जालक बराबर 7। और यहाँ ये लाइन लिख दीजिएगा ब्राभ्यास जालक कुल मूल एकक कोष्टिका की, सॉरी, ब्राभ्यास जालक मूल एकक कोष्टिका की कुल व्यवस्था है। और ये सब बात अभी कुछ नहीं समझे, आप सिर्फ लिखिए। अब हम बोर्ड चेंज करेंगे इस स्क्रीन, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। बढ़े आगे। देखिए इधर अब आप याद कीजिए, पिछला दिन जब हम बॉल का अरेंजमेंट कर रहे थे, तो ये अरेंजमेंट कुल इस तरह से हुआ था। सबसे पहले ये जानो, मूल एकक कोष्टिका होता है कुल 7, लेकिन आपको पढ़ना है केवल एक के बारे में। होता है 7 लेकिन पढ़ना कितना के बारे में, एक के बारे में। 6 के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये 7 क्या है, हम खाली 7 संख्या देख रहे हैं मूल एकक कोष्टिका, लेकिन इस 7 को समझते हैं। एक बात बताइए, जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं, ये एक लेयर हुआ। अब आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक और लेयर बनाइए, और लेयर बिल्कुल गेंद के ऊपर गेंद रखिए। तो गेंद के ऊपर गेंद आप रखिएगा, तो एक गेंद इसके ऊपर रख दी, एक गेंद इसके ऊपर रख दी, एक गेंद इसके ऊपर रख दी, एक गेंद इसके ऊपर रख दी। अब बताइए, नीचे से नीचे वाले को मिला दीजिए, एक वर्ग बना। फिर क्या कीजिए, ऊपर से ऊपर वाले को मिला दीजिए, ऊपर से ऊपर वाले को मिलाइएगा। बताइए, एक और वर्ग मिला, आया ना। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दीजिएगा, तो बताइए एक वर्ग बनता हुआ दिख रहा है, या सॉरी सॉरी घन, एक घन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल इसके जैसा है, आया ना। उजला वाला 4 बॉल नीचे है, मान लीजिए लाल वाला 4 बॉल ऊपर है, और सारे सेंटर को यदि हम आपस में मिला दें, तो
तो एक घन बनता दिख रहा है, तो ये व्यवस्था दिखा। तो बताइए जो सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट यहाँ पर मिला वो कैसा मिला, घन के जैसा। लेकिन जरा सोचिए कि यदि बॉल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो, यदि हम बॉल का अरेंजमेंट इस तरह से करें, तो बताइए क्या ऐसी स्थिति में कभी भी घन आपको मिलेगा। यहाँ पर यदि आप चार बॉल को जोड़ने का प्रयास कीजिए तो आप देखेंगे, जैसे इस चार को हम जोड़ रहे हैं, देखो क्या ये घन जैसा मिलेगा। बताइए इसकी, इसका जो थ्री डायमेंशनल आकृति होगा वो कुछ डिफरेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा ही रहेगा लेकिन ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा। तो मूल एकक कोष्टिका जो अभी हम आपको बता रहे थे कि 7 होता है, उसमें एक होता है इस तरह का घनीय, जो भी आप देख रहे हैं सामने। लेकिन बताइए क्या ये घनीय है, ये घनीय नहीं है, ये कुछ और आकृति ले लिया है। इसमें कई सारे नाम आएंगे, ट्राइगोनल आएंगे, टेट्रागोनल आएंगे, हेक्सागोनल आएंगे, ऑर्थोरोम्बिक आएगा, अलग अलग बहुत सारा नाम है। जो नाम है वो इसके आगे टोटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ 7 बेसिक यूनिट सेल, 7 मूल एकक कोष्टिका का नाम, जिसमें सबसे पहला नाम कौन है, घनी एकक कोष्टिका। आपने देखा कि घनी एकक कोष्टिका ये वाला शेप कब आया था, जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज किए थे। लेकिन यदि यही अरेंजमेंट दूसरे तरीके से हो तब वहां पर हमको घन मिलने वाला नहीं। यहां से एक बात स्पष्ट होता है कि जब कोई भी गोलाकार चीज को आप अरेंज कीजिएगा तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार अरेंजमेंट घन में ही हो। अलग अलग टाइप से जब आप अरेंजमेंट कीजिएगा तो कुल कितना प्रकार का अरेंजमेंट मिलेगा, 7 प्रकार का। अब समझ में आया कि मूल एकक कोष्टिका की संख्या 7 कैसे है। एक देखो होता है षटकोणीय, देखो है ना लिखा हुआ हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब आप समझिए इसको, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है। यदि हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से करें, इसके ऊपर फिर से एक लेयर डालें और यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला दें, बताइए षटकोण का निर्माण हो रहा है। इसके ऊपर फिर से हम बॉल ऐसे ही डालते हैं, जैसे ये बॉल डाला हुआ है, ये बॉल इस बॉल के ठीक ऊपर ऐसे ही, इस बॉल के ठीक ऊपर ऐसे ही, इस बॉल के ठीक ऊपर ऐसे ही, इस बॉल के ठीक ऊपर ऐसे ही एक बॉल, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी यदि हम एक बॉल डालें तो बताइए एक ऐसा ही लेयर फिर मिलेगा कि नहीं। और यदि हम उस लेयर को इस लेयर पर रखकर मिला दें और इससे इस एंगल को, इससे इस मतलब लाइन को मिला दें, तो बताइए एक षटकोण जैसा कुछ आकृति मिलेगा आपको। ये षटकोणीय आकृति कुछ ऐसा दिखेगा। ये सारा का सारा फोटो बनाना हम लोग के बस का बात नहीं है, इसीलिए हम लोग उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। बताइए ये कुछ ऐसा मिलेगा। देखो तो ये षटकोणीय आकृति मिल रहा है। इसी षटकोणीय आकृति को षटकोणीय एकक कोष्टिका कहते हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल कहा जाता है। तो आपको पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में, घनीय के बारे में। तो यहाँ पर नाम जानने के लिए जरूर हम सारे को लिखेंगे, और इसमें और फोटो इसका कैसा बनता है वो सारा फोटो हम भी बना नहीं सकते क्योंकि वो टफ काम है और आपको बनाना भी नहीं है। ये सिर्फ समझने वाला है और नाम को याद रखने वाला चीज है कि ये सब भी होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता है। एक आध गो क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है हम आगे बताते हैं आपको। तो लिखिए तो, 7 मूल एकक कोष्टिका का नाम। अभी आप सिर्फ मूल एकक कोष्टिका को समझ रहे हैं कि मूल एकक कोष्टिका 7 कैसे होता है। अभी आप ब्राभ्यास जालक को नहीं समझे हैं जो 14 होता है। उस 14 को भी रोके हुए रहिए, पहले आप मूल एकक कोष्टिका को समझ लीजिए। पहले सारा का नाम लिख लीजिए, फिर सारा का पहचान आपको हम बता देंगे, और उसके बाद उसका हम फोटो आपको दिखा देते हैं यहाँ बोर्ड से। फोटो देखिएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि किसका नाम क्या है। इस जगह पे ये टॉपिक सबसे टफ होता है जो आप पढ़ रहे हैं। और एक जगह और है बाद में, वो भी बहुत टफ होता है।
एग्जाम के लिए बस आपको ये रट के रखना है, मूल एकक कोष्टिका की संख्या 7 होती है और बड़ाभ्यास जालक कुल मिलाकर 14 होता है। अब हिंदी में नाम भी अल्टर अल्टर राक्षस जैसा जैसा नाम है। द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, कोनी, ये सब नाम अटपटांग टाइप का है। आप याद रख सकते हैं हिंदी में तो याद रखिए, अन्यथा इंग्लिश नाम इसका बहुत आसान है। दोनों नाम लिखा हुआ है, आप दोनों को लिखेंगे, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। अभी आपको ये 7 नाम बस लिखना है, उसके बाद हम सातों का फोटो देखेंगे अभी। अरे समझ में आ रहा है टोपी? तुम्हारा नाम क्या है? टोपी को खड़ा करो तो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? कौन चीज? सुंदर कुमार? सुंदरम? समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत भी हो रही है? ला जाता है क्या रे खड़ा होने में? खड़ा और बहुत देर से हुआ, बैठ और अपने मने से गया, मेरा बात खत्म होने हो। क्या कुछ परेशानी चल रही है क्या? देखो बोलबे नहीं करेगा, पूछना ही बेवकूफी है। का उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया। क्या बोला, होबो नहीं करेगा? अरे होगा तो ऐसा जो सोचा नहीं होगा। उद्घाटन इसका खतरनाक होने वाला है, क्या करेगा? न इतना शरीफ तुम हुआ है और ना ही इतने सज्जन हम हुए हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। देखो उसके कॉर्नर पर बॉल दिखा देना इसी में। क्या जी हो गया लिखा हुआ? क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ट्राइगोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये टोटल 7 बेसिक यूनिट सेल का नाम है। आपको पढ़ना है सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में। इस सब का नाम जरूर जानना है। इस सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, और वो क्वेश्चन क्या है वो आप आगे समझेंगे। पहले इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या हो गया लिखा हुआ? अब एक चीज देखो, आगे जो लिखा हुआ है उसको देखो। क्या लिखा हुआ है? ब्रावियस लेटिस, ब्रावियस जालक। क्या लिखा हुआ है? सी। यहाँ सी का मतलब है क्यूबिक, के बाद टी, टी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, नहीं ट्राइगोनल है जी, ट्राइगोनल होगा, उसके बाद मोनोक्लिनिक और उसके बाद ट्राई ट्राइक्लिनिक होगा अगला, ट्राइक्लिनिक। और एच का मतलब हेक्सागोनल। अरे सारा नाम तो सामने है ना लिखा हुआ। टी पहला से इक्वेट कीजिए, टी दूसरा,
ओ तीसरा, फिर टी चौथा, फिर एम आगे, इस तरह से समझ में आ गया। देखो, क्यूबिक यूनिट सेल का जो बड़ाभ्यास लेटिस होता है वो कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये जो टेट्रागोनल है इसका कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ऑर्थोरोम्बिक का 4 प्रकार का। ट्राइगोनल का 1 प्रकार का। मोनोक्लिनिक का 2 प्रकार का। ट्राइक्लिनिक का 1 प्रकार का। और हेक्सागोनल का 1 प्रकार का। इस सब को आप जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो बड़ाभ्यास जालक कितने हुए? 14। लेकिन अभी भी आप ये नहीं समझे हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल का ये 3 कौन चीज होता है। यदि आप ये समझ लीजिएगा तो बाकी तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अंदाजा लगा लीजिएगा कि वो क्या होता है। देखिए, अब समझाते हैं हम आपको कि क्यूबिक यूनिट सेल में बड़ाभ्यास जालक किसको कहते हैं। देखना यहाँ, आप एक जैसे बॉल को अरेंज करते हैं तो पहला अरेंजमेंट आप ये कर सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सिर्फ कॉर्नर पर रखिए। कहाँ कहाँ है? सिर्फ कॉर्नर पर। बताइए, ये घनीय है या नहीं? इसको बोला जाता है एससी। क्या बोलते हैं इसको? एससी का मतलब यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक के बारे में आप कल पढ़े थे ना कि सिंपल क्यूबिक एक ऐसी एक अकोष्टिका होती है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कोना पर उपस्थित रहता है। अब आप एक बार फिर से बनाइए एक घन। यहाँ भी हम एक घनीय का कोष्टिका बना रहे हैं। घनीय का कोष्टिका बना रहे हैं मतलब घन का ही ना निर्माण फिर से किए। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ डालेंगे? तभी कॉर्नर पोजीशन। और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ? बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच। बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, आप याद कीजिए। डायगोनल को मिला देते थे इस तरह से। यहाँ जो मिलता था यही ना बॉडी सेंटर्ड कहलाता था। इसको हमने कहा पीसीस। तो देखिए, घन में हम अभी तक कितना प्रकार की व्यवस्था कर चुके हैं? 2 प्रकार की, एक एससी को बनाकर और एक पीसीसी को बनाकर। इसमें अब हम एक और बनाते हैं और वो होगा एफसीसी। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ डालेंगे बताओ? तभी कॉर्नर पोजीशन पर। और कहाँ डालेंगे? तभी फेस के सेंटर में। ये सारा का सारा बॉल कहाँ डाला गया है? कॉर्नर पोजीशन पर। अब हम इसके फेस के सेंटर में डालेंगे तो उसके लिए तो पहले हमको सारे फेस के सेंटर को ढूंढना पड़ेगा। तो ये मान लो कि हम अंदाज पर ही दे देते हैं, हम कितना भी उसका लाइनिंग खींचते रहे। जैसे इस फेस का सेंटर मान लो ये है, इसका ये है, नीचे वाले का बगल वाले का ये है, 3 हो गया, नीचे वाले का ये है। बचा कौन? पीछे वाला और सामने वाला। मान लो पीछे वाला का सेंटर ये है और ये इसका जो सेंटर है वो ये है। मतलब हम ऐसे ही अपने मन से दिखा दिए हैं। और इसको आप और बेहतर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो कल एफसीसी खींचे थे ना आप, तो वहां से आप देख लीजिए कि कैसे आप बनाए। अब हम सब डायगोनल को मिलाते रहेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। नहीं, यदि आपको लगता है कि वही करना चाहिए तो देख लेते हैं। इन पॉइंट मिला है, इसमें फिर ये पॉइंट मिलेगा। ये ये बहुत गड़बड़ करता है सब, इतना ना टाइम लेता है ना सब काम करने में कि ये मिला। अब और ये सबसे बड़ी बात है कि छोटा फोटो है ये और कंजस्टेड लगेगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बस ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। कुछ को हम दिखा दिए, बाकी को आप दिखा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन चीज? एफसीस। अब बताइए, घन को बनाकर हम कितने तरह से गेंद का व्यवस्था किए? 3 तरह का। अब आप कहेंगे कि सर आप एगो ईसीसी भी बनाए थे, हाँ या ना? अब आप इसके बारे में सुनिए। जब आप ईसीसी बनाओगे, ईसीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ आप डाले थे, याद कीजिए तो। तभी कॉर्नर पर, तभी कॉर्नर पर डाले थे।
और 2 गेंद डाले थे अपोजिट के बीचों बीच, यहाँ और यहाँ। यदि आप ऐसा व्यवस्था कीजिएगा तो वो कभी भी घन नहीं होगा, वो घनाभ का शेप ले लेगा। इसलिए घनाभ का शेप ले लेगा कि एक गेंद यहाँ डाले और एक गेंद यहाँ डाले, इसी में जो है इसकी लंबाई, ऐसे समझिए आप, पहले और बढ़िया से इस तीनों को समझिए। बताइए ये घनीय शेप में है या नहीं? इसमें सिर्फ गेंद कहाँ पर उपस्थित है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर, हाँ या ना? तो ये क्या कहलाएगा? SC, सिंपल क्यूबिक। यदि हम इसको देखें तो यह भी एक घनीय आकार लिया हुआ है, ये क्या कहलाएगा? BCCC, बॉडी सेंटर्ड। और ये क्या कहलाएगा? देखो तो ये भी घनीय आकार लिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? FCC। देख सकते हैं सभी फेस के बीचों बीच एक गेंद है, दिख रहा है क्या आपको? तो ये कहला गया FCC। अब जरा सोचिए इसको देखकर, ये घन का निर्माण कर रहा है। इस घन के निर्माण में यदि हम इंड सेंटर्ड इसको बनाना चाहें, ये वाला, तो हमको एक गेंद इसके बीचों बीच डालना पड़ेगा। अच्छा, बीचों बीच डालना ही नहीं पड़ेगा, सीधे इसको घुसाना पड़ेगा बीच में। बीच में घुसाएंगे तो सारा जगह ये फैलेगा, ये भी फैलेगा, हाँ या ना? अब बताइए इसको भी हम इधर, अब विपरीत में भी डालेंगे तो इधर भी एक बॉल डालना पड़ेगा, एक बॉल इधर डालेंगे तो ये भी फैल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा घन वाला जो आकृति है वो छोड़ेगा? तो ये वाला चीज तब होता है जब ये घना टाइप के शेप में रहता है। घन में इस तरह की व्यवस्था की नहीं जा सकती है। घन में केवल 3 तरह की व्यवस्था की जा सकती है, वो सिर्फ SC हो सकता है, या सिर्फ BCC हो सकता है, या सिर्फ FCC हो सकता है। यानी बॉल सिर्फ कॉर्नर पोजीशन में हो सकते हैं, कॉर्नर पोजीशन के अलावा एक बॉल बॉडी के सेंटर में हो सकता है, और सभी कॉर्नर के अलावा सभी फलक के बीचों बीच एक गेंद हो सकता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि घनीय एकक कोष्टिका में गेंद को हम कुल 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं। किसी भी एकक कोष्टिका में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप जितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, आप उसको जितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसी को उसका ब्राभ्यास जालक कहा जाता है। और यही बात आप थोड़ी देर पहले लिखे भी थे यहाँ। देखिए यहाँ आप क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं आप? प्राभ्यास जालक मूल एकक कोष्टिका की कुल व्यवस्था। मूल एकक कोष्टिका घनीय था तो तुमने देखा कि घनीय में 3 व्यवस्था पाई गई, एक SC, एक BCC और एक FCC। इसी प्रकार जब आप टेट्रागोनल में जाओगे तो टेट्रागोनल में ये व्यवस्था कितनी पाई जाती है? 2, ऑर्थोरोम्बिक में 4, ट्राइक्लिनिक में, सॉरी टेट्रागोनल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1 और हेक्सागोनल में 1। क्योंकि हमको ये सब पढ़ना नहीं है, इसीलिए हम इस पर ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके बुक में भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सबका ना फोटो बनाया है, क्यूबिक का, टेट्रागोनल का, ऑर्थोरोम्बिक का, उस सब का फोटो हम आपको जरूर दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन क्या है। पहले आप ये बताइए कि ब्राभ्यास जालक, अब आपको समझ में आया कि ब्राभ्यास जालक क्या है? घन अलग टाइप का एकक कोष्टिका हुआ, ये जो द्विसमलंबाक्ष है अलग टाइप का एकक कोष्टिका हुआ। इसमें 3 तरह से व्यवस्था की जा सकती है गेंद की, इसमें 2 तरह से व्यवस्था की जा सकती है गेंद की। विषमलंबाक्ष में 4 तरीके से गेंद की व्यवस्था की जा सकती है। तो बताइए मूल एकक कोष्टिका हुआ 7, और इस 7 में 3 तरह से क्यूबिक में, 2 तरह से इसमें, 4 तरह से इसमें, इस सब को जोड़ा जाए तो बताइए गेंद की कुल व्यवस्था हो कितनी सकती है? 14। कुल व्यवस्था जो गेंद की जा सकती है वही हो गया प्राभ्यास लैटिस। तो अभी से आपसे पूछे कि मूल एकक कोष्टिका की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 7। और यदि आपसे क्वेश्चन करे कि कुल ब्राभ्यास जालक कितना होगा तो आप कहेंगे 14। अब सुनिए, इस बार एक क्वेश्चन पूछा है और मैक्सिमम लोग गलती बना के आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, घनीय एकक कोष्टिका में ब्राभ्यास जालक की कुल संख्या कितनी होगी? बताइए तो कितना होगा? अभी बताइए, कितना सुगा की तरह 3 बोल दिए, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में जाइएगा 14 में चेक मार के आइएगा। घनीय एकक कोष्टिका में तो केवल 3 तरह से अरेंज किया जा सकता है।
तो यदि आपसे किसी खास मूल एकक कोष्टिका के बारे में पूछ दिया कि इसमें इसमें बड़ाभ्यास जालक कितना होगा, तो किसी एक का बताएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कुल बड़ाभ्यास जालक की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये 14 होगा। कुल पूछ दिया मतलब सब मूल एकक कोष्टिका को जोड़ के बताना है। और किसी एक के बारे में पूछ दिया तो उसी के बारे में बताना है। जैसे ऑर्थोरोम्बिक में बड़ाभ्यास जालक कितना होगा, 4। तो आप आंसर देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि बड़ाभ्यास जालक कुल वाला पूछ रहा है या किसी एक पर्टिकुलर एकक कोष्टिका का, यानी मूल एकक कोष्टिका का बड़ाभ्यास जालक पूछ रहा है। क्वेश्चन इस बार पूछा था घनीय एकक कोष्टिका में बड़ाभ्यास जालक की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिख दिया था 14। आदमी देखा, अरे 14, मार्च चेक, निकलो आगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ही गलत लिखेगा, काहे कि उसको पता है कि तुम 14 हट के आए हो, लिंक से हट के पूछेगा, तुमको फंसा लेगा। और यहाँ मथा, यहाँ पढ़ाइएगा तो मथा पर हाथ दीजिएगा, अरे यार गलत हो गया, काहे गलती हो गया। समझ रहे हैं बात को, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। लिख लीजिए। यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा उलझा हुआ है, इसलिए हम एकदम स्लो चल रहे हैं आज भी, और कल भी थोड़ा स्लो ही चलेंगे। उसके बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा ये चैप्टर। आपको ये समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आप एक बार ना सबका फोटो देखिए। चेंज करें इसको। एनसीईआरटी बुक पलटिएगा, उसमें भी ये फोटो बना हुआ है। अब यहाँ पर हम नेट से चेक करके दिखा देते हैं। क्वालिटी, देखो यही सब यूनिट से हाँ आ गया। देखिए आप ध्यान से इसको, क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक, ये क्या है, ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। हुआ, देखिएगा ध्यान से। अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा सारा का सारा, ये क्या कहलाया, क्यूबिक। देखिए घन जैसा दिख भी रहा है। इसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोरोम्बिक। ये क्या है, मोनोक्लिनिक। ये क्या है, हेक्सागोनल। ये क्या है, रोम्बोहेड्रल इसको बोलते हैं। और ऑर्थोरोम्बिक हो गया है ना। और ये क्या है, ट्राइक्लिनिक। एक्चुअल में ये टेट्रागोनल ट्राइक्लिनिक है ये। रो रोम्बोहेड्रल जो है ना, इसी को ट्राइक्लिनिक भी कहा जाता है, इसी को ट्राइक्लिनिक कहेंगे। अब बताइए कि यहाँ पर टोटल कितना व्यवस्था दिखाया गया। मोनोक्लिनिक होगा फिर, मोनोक्लिनिक है कहीं, कौन छूट रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए। ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक। ट्राइगोनल है क्या, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल ही है ये। ट्राइगोनल, ये टेट्रागोनल है ना जी, ट्राइगोनल है ये। यार वो आप मिला लीजिएगा, जो एक मिस कर रहा है उसको देख लीजिएगा। इधर देखिए। आप एक बात बताइए कि ये सब देखने में आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं। तो आपको देखने में डिफरेंट लग रहा है, इस बात से काम नहीं चलेगा कि देखने में डिफरेंट लग रहा है। आपको पर्टिकुलरली पकड़ना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, इस बात को यदि हम समझें तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पर कुछ साइन किया है ये। यहाँ पर एक है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक है ऊंचाई।
लंबाई को a मान लिया, चौड़ाई को b मान लिया और ऊंचाई को c मान लिया। c और b के बीच बने हुए एंगल को अल्फा कहा गया, a और c के बीच बने हुए एंगल को बीटा कहा गया, a और b के बीच बने हुए एंगल को गामा कहा गया। अब देखिए क्यूबिक में कहा गया कि a बराबर b बराबर c होता है, मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है। और कहा गया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, मतलब आपस में सारे कोण इक्वल होते हैं। तो घन में तो ये होता ही है। इसका मतलब घनीय एकक कोष्ठिका की पहचान हुई कि उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सभी कोण, उसके बीच बनने वाले सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, और उस कोण का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। समझे कैसे पहचानेंगे हम घनीय एकक कोष्ठिका को? दूसरा देखिए टेट्रागोनल, टेट्रागोनल है ना ये। अब आप इसमें देखो ए और बी तो बराबर है, आप देखिए लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई बराबर है क्या? इसीलिए लिखा गया ए बराबर बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन आप ध्यान से देखिए सारे एंगल आपस में बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। तो ये इसकी पहचान है। ऑर्थोरोम्बिक को देखिए, इसमें न लंबाई आपस में बराबर है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी आपस में बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन आप ध्यान से देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, मतलब सारे कोण आपस में बराबर है। इस तरह से इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन क्या है, और ये चीज ध्यान रखना होता है। मोनोक्लिनिक में देखिए ए बराबर बी बराबर सी कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, और ध्यान दीजिए अल्फा और गामा आपस में 90 डिग्री है लेकिन ये बीटा के इक्वल नहीं है, क्योंकि कुछ झुकाव न हो गया है। लिखिए तो आगे। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ हेडिंग हमारा, स्पेसिफिकेशन ऑफ बेसिक यूनिट सेल, मतलब मूल एकक कोष्ठिका की विशेषता। आप ये हेडिंग डालिए तो पहले। रोम्बोहेड्रल वो ट्राइगोनल था ना? यही चीज आप एनसीईआरटी में अपने बुक में देखिएगा, वहां पर स्पष्ट तौर पर यही सब बात लिखा हुआ है जो आप अभी इंटरनेट वाले इमेज में देख रहे थे। वहां पर आपको यही नाम मिलेगा जो हम लिखा रहे हैं, और यही सब चीज मिलेगा। आप रुकिए, आप सिर्फ हेडिंग आपको कहा गया लिखने के लिए, हेडिंग के बाद भी उतार लिए क्या? तो गड़बड़ हो जाएगा यदि उसके बाद उतारिएगा तो। हेडिंग के बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो पहले हम कोई फिगर बनाएंगे तब ना देखेंगे कि उसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। फिर देखेंगे ए बी और सी के बीच का एंगल क्या है। तो यहाँ पर आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर देखिए, इस फिगर को बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। इधर देखिएगा सब लोग, सबसे पहले आप एक वर्ग ऐसा बना लेंगे। इसके बाद जो वर्ग बनाइएगा ना, इस वर्ग को उधर नहीं बनाकर इस वर्ग को इधर बनाइए, तब थोड़ा स्पष्ट ये फोटो दिखेगा। और इधर से इसको मिला दीजिए। बताइए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है कि नहीं है? यदि हम इसको सेंटर मान लें, इसको हम कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं, यदि हम एक्सिस डाल दें तो ये आपका कहला गया एक्स एक्सिस, ये कहला गया वाई एक्सिस और ये कहला गया जेड एक्सिस। ठीक है, इसको कहा गया अल्फा, मतलब सी और बी के बीच को, इसको कहा गया बीटा और इसको कहा गया गामा। समझ में आया ये चीज? अब जब हम कहें कि ए बराबर बी बराबर सी, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। हम यदि कहें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, मतलब सारे एंगल आपस में बराबर हैं,
और यदि हम लिख देते हैं कि वो बराबर है किसके, 90 डिग्री के, तो वो 90 डिग्री के बराबर है। और यदि लिखते हैं कि बराबर नहीं है तो कुछ और होगा उसका एंगल। तो आप इस फिगर को बनाइए तो पहले। इसी सब टाइप का फोटो जो बनाना पड़ता है ना, उसमें टाइम लग जाता है इस चैप्टर में। नेक्स्ट ईयर से सोचे हैं ना कि एक बैच, कम से कम एक बैच शाम में लेंगे, और वो 1.5 घंटा का बैच होगा। 1 घंटा के बैच में कुछ पता ही नहीं चलता है टाइम का। पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी तो बोर हो जाते हैं ना, 1.5 घंटा का लोड नहीं ले पाते हैं। मॉर्निंग में क्लास रहता है। तुम्हारा फोटो कटोरी बनल है रे, क्या बनाए हैं? ये सही कह रहे हैं, वो भोज में छोटका कटोरी नहीं मिलता है पनीर वाला, वही बना हुआ है। अच्छा बताइए, इस फोटो में और इस फोटो में अंतर है कि नहीं? है तो ऐसा ही, आप झूठ नहीं बोल सकते। पनीर, पनीर वाला कटोरी नहीं है रे। लाइए दिखाइए। देखो तो ये नहीं है ऐसा। हाँ, बना भी ली है कहती, अरे तुम देखो कैमरा पर जो हो, तरी कमेंट में डालो तो है कि नहीं। हम कह रहे हैं घन बनाने के लिए, आप बनाते हैं घना। घना भी नहीं, पनीर वाला कटोरी है। क्या हो गया, लिख लिए? देखिए ये क्या लिखा हुआ है। आप ना बस इतना लिख लो तो, ये सब, ये 3 लाइन बस लिख के आज छोड़ दो। उसके बाद कल हम इस पर ज्यादा काम करें। अब एक कटोरी बनाना वो शुरू कर दी है। सुनिए, 1 मिनट इधर रुकिए रुकिए। आप देखिए तो आपका लंबाई चौड़ाई बराबर है बराबर। बराबर नहीं है तो पनीर वाला कटोरी बनेगा वो, समझे? लिख लीजिए, अल्फा एंगल बिटवीन बी एंड सी, बीटा एंगल बिटवीन ए एंड सी, और गामा एंगल बिटवीन ए एंड बी। और आप मिला लीजिए अपने फोटो के हिसाब से कि बी और सी के बीच बने हुए एंगल को क्या आपने अल्फा कहा है? तो जो फोटो भी आप लिखे हैं, देखो बी और सी के बीच का एंगल ही ना अल्फा कहलाया है। ध्यान दीजिए, बी और सी के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। यहाँ देखिए, एंगल बिटवीन ए एंड सी को ही हमने बीटा कहा। ए और सी को ढूंढिए। ए और सी को ही हमने क्या कहा? बीटा। और ए और बी के बीच का एंगल गामा कहलाया। देखिए, ए और बी के बीच का एंगल क्या कहलाया? गामा कहलाया। अब सबसे पहला जो क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको हम घनीय, यहाँ पर एकक कोष्टिका छूट गया है, एकक। घनीय एकक कोष्टिका की क्या पहचान है? ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसको हम यहां से कल देखेंगे, आज रहने दीजिए। और सुनो, सबका फोटो हम नहीं बनाएंगे यहाँ। फोटो एक बार एनसीईआरटी में भी घर पर जाके देख लेना, वो सब फोटो जो भी हम बता रहे थे, वो सब सिर्फ देखने वाला है, बाद बाकी इसे इसे काम चल जाएगा। आइए कल।